पत्रकार के रूप में नसरुद्दीन के पास नान बाई कला को जानने और उनकी प्रसिद्ध 56 प्रकार की रोटियां बनाने के हुनर को दुनिया के सामने लाने गई थी। ठीक है, दबा हुआ आदमी कवि है। ये कैसे पता लगा? जब दबे हुए आदमी के मुंह से आहा के साथ एक शेर निकला तो फाइल पर काम कर रहे क्लर्क को पता चला कि वह एक कवि है, और उसके बाद यह खबर पूरे शहर में फैल गई। ठीक है, अगला प्रश्न था आपने कि भाषा का झारखंडीपन से क्या अर्थ है? तो इसका मतलब है झारखंड की मिट्टी की स्वाभाविक बोली, वहाँ का लोक लहजा और सांस्कृतिक पहचान को भाषा को बनाए रखना। ठीक है, भाषा में बनाए रखना। फिर है, चंपा ने ऐसा क्यों कहा कि बजर गिरे? ठीक है ना, तो चंपा नहीं चाहती थी कि उसका पति उसे छोड़कर कलकत्ता शहर धन कमाने जाए, क्योंकि वहां जाने से परिवार टूट जाते हैं, इसलिए उसने कलकत्ता पर बजर यानी बिजली गिरने की बात कही थी। अगला है, वाक्य जो है अपने उनकी परिभाषा लिखने अपने को सरल और संयुक्त की। तो संयुक्त वाक्य, जब दो सरल वाक्य किंतु और से जुड़े हो तो वो मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य होते हैं। और मिश्र वाक्य क्या होते हैं? जहाँ एक मुख्य उपवाक्य हो और दूसरा उस पर आश्रित वाक्य हो। तो आपको दोनों की परिभाषा आनी चाहिए, क्योंकि वाक्य आपने कितने दे रखे हैं? 3 प्रकार के, जिसमें एक है सरल वाक्य, एक है संयुक्त और एक है मिश्र वाक्य। सरल जिसमें एक ही उद्देश्य यानी सब्जेक्ट, जिसमें एक ही सब्जेक्ट और विधेय यानी होता है अपने वर्ब। ठीक है, जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होते हैं उसे सरल वाक्य कहते हैं। और संयुक्त वाक्य जहाँ पर दो सरल वाक्य मिलते हैं, जिसमें किंतु परंतु ऐसे शब्द हो सकते हैं। और मिश्र वाक्य वो होता है जहाँ एक मुख्य उपवाक्य हो किंतु दूसरा जो हो उस पर आश्रित हो। ठीक है, और अगला सवाल था अपने इंटरनेट पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं? तो इंटरनेट के माध्यम से समाचारों का आदान प्रदान, लेखन, प्रकाशन करना ही इंटरनेट पत्रकारिता कहलाता है। ठीक है, और अगला था कि पालर पानी और पाताल पानी में दोनों में क्या अंतर है? तो देखिए, ये अपने ध्यान रखना, पालर पानी वह होता है जो सीधे वर्षा से प्राप्त होता है, और पाताल पानी वो होता है जो भूजल यानी कुओं के जरिए निकाला जाता है जमीन से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला देखते हैं अपने प्रश्न, जिसमें लय के मुख्य 3 प्रकार बताए गए हैं। ठीक है ना, एक विलंबित लय, मध्य लय और द्रुत लय। ठीक है ना, ये द्रुत लय, ये तीनों आपको याद में रख लेनी है। ठीक है ना, अगला था आशय स्पष्ट करना था। तो इस पंक्ति का आशय क्या होगा? कवित्री कहते हैं कि हे मनुष्य, मोह माया छोड़कर ईश्वर की भक्ति का जो अवसर मिल रहा उस अवसर को मत गवाओ और उस अवसर के अनुसार अपने कार्य को करो। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं अपने नेक्स्ट जो अपने दे रखा है, जिसमें 7वां सप्रसंग व्याख्या करनी है। ठीक है ना, कि दुनिया सोती है परंतु दुनिया की जीभ जागती है। तो ये अपने मुंशी प्रेमचंद के लिखा जो पाठ है उसमें से लिया गया है। ठीक है, और बिछड़न समय बड़ा करुणोत्पादक होता है और आपको बिछड़ते देकर आज हृदय में बड़ा दुख है। इसका ये कौन से चैप्टर से इसकी भी बात करेंगे। ठीक है, फिर सप्रसंग व्याख्या कैसे करनी इसको भी हम देखने वाले। ठीक है ना, कि किस प्रकार से आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। ठीक है, फिर है अगला प्रश्न नमा कि बंशीधर की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन करना है। रजनी धारावाहिक की इस कड़ी की मुख्य समस्या क्या है, और अगर संपादक रजनी के साथ नहीं देता तो क्या होता? अपने विचार व्यक्त करने। भवानी प्रसाद मिश्र की साहित्यिक परिचय लिखना आपको, और प्रेमचंद का साहित्यिक परिचय लिखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन 11 तक है, इनके आंसर्स देखते हैं किस प्रकार से आपको एग्जाम में लिखने हैं। तो सप्रसंग व्याख्या में क्या करेंगे कि जो ये अपने स और प्रसंग, संदर्भ और प्रसंग साथ में लिख दिया है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के नमक का दारोगा पाठ से लिया गया है। उसमें लेखक मुंशी प्रेमचंद है। इसमें पंडित अलोपीदीन की गिरफ्तारी के बाद समाज की प्रतिक्रिया का वर्णन किया हुआ है। ठीक है, लेखक कहते हैं कि जब भ्रष्ट लेकिन प्रभावशाली पंडित अलोपीदीन पकड़े गए तो पूरे समाज में हलचल मच गई थी। लोग खुद अनैतिक कार्यों में लिप्त थे, वे भी उनकी आलोचना कर रहे थे। दुनिया सोती है पर दुनिया की जीभ जागती है का अर्थ है रात भर यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। सुबह हर व्यक्ति के पास केवल यही चर्चा का विषय था। ऐसा लग रहा था मानो अलोपीदीन जैसे पापी के पकड़े जाने संसार का सारा पाप समाप्त हो गया हो। ठीक है, और 8वां जो है उसमें अपने पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो देखिए, ये अपने कृष्ण के अनन्य भक्त मीराबाई द्वारा रचित है। इसमें संसार के मोह माया को त्याग कर केवल कृष्ण को अपना सर्वस्व मानने की बात कही गई है।
मीराबाई घोषणा करती है कि मेरे तो केवल वही कृष्ण गिरधर गोपाल हैं जिनके मस्तक पर मोर का मुकुट सुशोभित है और मेरे वही स्वामी हैं। ठीक है, वे कहते हैं कि मैंने कृष्ण की भक्ति के लिए अपने कुल की मर्यादा यानी कुल की कहानी और लोकलाज को त्याग दिया है। चाहे वो कोई भी मेरी आलोचना करे, मुझे उसकी परवाह नहीं है, लेकिन मैं संतों की संगति में रहकर भक्ति मार्ग पर चल पड़ी हूँ। ठीक है, इस प्रकार वो कहती है। ठीक है, अगला कि मुंशी अपने बंशीधर थे, उनके चरित्र की विशेषता आपको बतानी है। ठीक है, तो देखिए पहला हम लिखेंगे कि ये एक आदर्शवादी पात्र इस कहानी के अंदर है। दृढ़ ईमानदार है। 40,000 रुपये उस समय बहुत बड़ी राशि थी भाई। ठीक है ना, 40,000 रुपये के जो इनको रिश्वत देने का ऑफर था वो ठुकरा दिया। कर्तव्यनिष्ठ, अपने कर्तव्य और अपने पद की गरिमा बनाए रखी, बिना डरे शक्तिशाली व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। धैर्यवान, इतने धैर्यवान थे कि परिवार के तिरस्कार के बावजूद भी अपने सत्य क्रम से वो विचलित नहीं हुए, सत्य मार्ग से विचलित नहीं हुए। ठीक है, 10वां प्रश्न देखते हैं जिसमें रजनी पाठ में जो समस्या है उसके ऊपर। ठीक है, मुख्य समस्या ये है कि शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार, जबरन ट्यूशन की प्रथा और जहां स्कूल के शिक्षक बच्चों को अच्छे अंक देने के बदले ट्यूशन पढ़ाने को मजबूर कर देते हैं। ठीक है, विचार, यदि संपादक रजनी का साथ नहीं देता तो ये मुद्दा एक कमरे तक ही सीमित रह जाता और अखबार के माध्यम से जन आंदोलन नहीं बनता। ठीक है ना, और शिक्षा बोर्ड के नियमों में बदलाव करना पड़ता। मीडिया की शक्ति ही किसी व्यक्तिगत लड़ाई को सामाजिक न्याय में बदलती है। ठीक है, अगला अपने प्रेमचंद के बारे में आपको लिखना है। मुंशी प्रेमचंद क्या एक उपन्यास सम्राट और कहानीकार के रूप में जाने जाते हैं। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं गोदान, गबन, सेवा सदन और प्रसिद्ध कहानियां जो है नमक का दारोगा, कफन, पूस की रात। ठीक है, और उनकी भाषा है जो आम आदमी की भाषा है, मुहावरे और उर्दू हिंदी के शब्दों का सुंदर तालमेल भी है। वो यथार्थवादी लेखक है जिन्होंने समाज की कुरीतियों पर प्रहार किया था। ठीक है, चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न को क्या है। 12वां है कि कवि कवि ने किस आशय से मेहनत की लूट और पुलिस की मार, गद्दारी, लोभ को सबसे खतरनाक नहीं माना, स्पष्ट करें। और फिर भारतीय कलाओं और भारतीय संस्कृति में आप किस तरह का संबंध पाते हैं, इसके अथवा में दे रखा है, ये भी आप कर सकते हैं। 14वां प्रश्न है कि मुद्रित माध्यमों के में लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य कौन कौन सी बातें, किसी एक श्रव्य माध्यम का वर्णन आपको करना है। फिर आपको यहाँ पे 15वां प्रश्न दे रखा है जिसमें कार्यालय पत्र लिखना है प्रधानाचार्य को। ठीक है ना, जिसमें कक्षा 12 के कमजोर विद्यार्थियों के लिए अंग्रेजी विषय के अतिरिक्त कक्षाएं लगवानी है। नहीं तो अथवा में है जो एक अर्ध सरकारी पत्र है वो लिखना है। ठीक है, चलिए इनको देखते हैं किस प्रकार से लिखना है। और लास्ट में जो आपके लिए यहाँ दे रखा है कि आगजनी की घटना पे एक प्रतिवेदन तैयार करना है, और नहीं तो आप क्या निबंध लिख सकते हैं। 16वें में प्रतिवेदन फिक्स है, एक चीज़ ही मिलेगी प्रतिवेदन करना, तैयार करना। ठीक है ना, और जो लास्ट वाला प्रश्न है उसमें इन किसी एक टॉपिक पर आपको निबंध लिख देना है। ठीक है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि आपके आगे जो विषय होने वाले उनके लिए हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए शानदार यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट और पेपर्स मिल जाएंगे जो एग्जाम में आपको सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए अपने सभी 17 प्रश्नों के जो बचे हुए हैं उन सभी के उत्तर देखते हैं। तो अपना जो 12वां प्रश्न है उसमें क्या लिख देंगे, कवि पाश के अनुसार मेहनत की लूट, पुलिस की मार या गद्दारी, लोभ जैसी स्थितियां हानिकारक और बुरी तो है लेकिन सबसे खतरनाक नहीं, क्योंकि बाहरी परिस्थितियां उन्हें संघर्ष और बदलाव के जरिए सुधारा जा सकता है। कवि की दृष्टि में सबसे खतरनाक स्थिति वह जब मनुष्य के सपनों को मारा जाता है, सपनों का मारा जाना होता है। वह अन्याय को देखकर भी चुपचाप रहता है, संवेदनहीन होकर बर्फ की तरह जम जाता है। जब इंसान के अंदर विरोध करने की इच्छा समाप्त हो जाए, वह निष्क्रिय होकर सब कुछ सहने लगे, वह स्थिति समाज के लिए सबसे घातक है, ऐसा बोला गया है। ठीक है, फिर लता मंगेशकर के बारे में आपको लिखना है। ठीक है ना, कि किस प्रकार से उनका गानपन था, गानपन यानी कहने का मतलब गाने में क्या मिठास था, स्वरों की निर्मलता उनकी। ठीक है, नाद में उच्चार। ठीक है, करुण रस का प्रभाव। ठीक है ना, ये आपको लिखना है। फिर श्रव्य माध्यम, मुद्रित माध्यम में विशेष चीज़ें क्या ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है ना, और एक श्रव्य माध्यम का वर्णन करना था कि मुद्रित माध्यम होता है प्रिंट मीडिया जिसको कहते हैं, उसमें एक बार चीज़ छप गई ना उसको वापस ले नहीं सकते, तो इसमें शुद्धता और स्पष्टता होनी ही चाहिए। ठीक है, वर्तनी एकदम शुद्ध होनी चाहिए। ठीक है, शब्द सीमा उचित होनी चाहिए। ठीक है ना, लंबी चौड़ी चीज़ें लोग पढ़ते भी नहीं है। समय सीमा, समाचार या लेख के निर्धारित समय के भीतर ही पूरा किया जाना चाहिए ताकि वह समय पर प्रकाशित हो सके। ठीक है, और श्रव्य माध्यम का वर्णन पूछे तो एक हम श्रव्य माध्यम रेडियो ले सकते हैं। ठीक है, रेडियो श्रव्य माध्यम का प्रमुख साधन है।
केवल ध्वनियों को सुना जा सकता है, यहाँ पे आवाज़ का महत्व होता है। अनपढ़ लोग भी इसको सुनकर समझ सकते हैं। रेडियो के लिए लिखते समय भाषा अत्यंत सरल, छोटे वाक्यों वाली, प्रभावपूर्ण होनी चाहिए ताकि श्रोता उसे एक बार में ही समझ ले, ठीक है ना। अगला अपना अर्ध सरकारी पत्र है, वो किस प्रकार से लिखेंगे, तो देखिए पेयजल आपूर्ति संबंध लिखना है तो यहाँ पे अपना एड्रेस लिख दिया जहाँ पे लेटर भेजना है, कहाँ, सचिवालय अपने जयपुर, ठीक है, लिख दिया। और फिर यहाँ पे अर्ध शासकीय पत्र, यहाँ पे पत्र क्रमांक लिखेंगे, ठीक है, और तारीख लिख देंगे, ठीक है। तारीख को यहाँ नहीं लिखकर तारीख आपके आएगी यहाँ सामने, जस्ट यहाँ 21 जनवरी